हेलो दोस्तों, लेके आ चुके हैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड क्लास और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है शिक्षा के आधार। ये शिक्षा का आधार जो है वो टोटल 4 होते हैं। पहला है आपका दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक आधार और शिक्षा का सामाजिक आधार। तो आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि शिक्षा के जो ये 4 आधार हैं इनका क्या क्या मतलब हो सकता है, कौन सा आधार किस बात पर जोर देता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शिक्षा का दार्शनिक आधार। देखिए, शिक्षा का जो दार्शनिक आधार है इसमें अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। तो जो दर्शन है वो शिक्षा का प्रमुख आधार है। दर्शन के द्वारा ही शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्था एक निश्चित रूप प्रदान किया जाता है। इसी बात को पुष्टि के लिए बटलर के अनुसार दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है। यानी कि शिक्षा में हम जितने भी प्रयोग करते हैं उसमें दर्शन जो है वो उसका पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाने वाला है। जेंटाइल के अनुसार दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती। यानी कि अगर शिक्षा को सही तरीके से चलाना है, सही मार्ग पर ले जाना है, सही दिशा में ले जाना है, तो उसमें दर्शन की सहायता लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना ये नहीं हो सकता है। इसके अलावे रस्क ने कहा, रस्क के मत है कि शैक्षणिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है। यानी कि शिक्षा में जितनी भी समस्याएं होती है उन समस्याओं को अगर हम देखें तो उसमें दार्शनिक आधार की मांग उठती है कि ये अगर रहे तो उन सारी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। एडम्स ने शिक्षा के दर्शन को गम्यात्मक पक्ष कहा है। और तो इस प्रकार से शिक्षा का ये जो दार्शनिक आधार है वो प्रमुख आधार हो जाता है शिक्षा का। और फिर हम लोग देखते हैं शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। तो इसमें शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार इस बात पर बल देता है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, उसका पाठ्यक्रम है, पाठन विधि है, अनुशासन है, पाठ्य पुस्तकें हैं, या जो परीक्षाएं ली जाती है, सभी साधन बालक को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए ही बनाई गई हो। इस बात को ड्रेवर के अनुसार हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हम शिक्षा की समस्याओं को बिना मनोविज्ञान की सहायता से नहीं सुलझा सकते हैं। तो ये ड्रेवर के अनुसार है। अब देखिए यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं। ये जितने भी आपको विद्वानों के कथन, जो उनका स्टेटमेंट है, उनको एज इट इज़ आपको याद दिमाग में रख लेना है, क्योंकि इससे सवाल बहुत सारा बनेगा। आगे के वीडियो में आपको हम जिन विद्वानों ने शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं वो हम आपको वीडियो प्रदान कर देंगे, उससे आप देख लीजिएगा और वो आपके एग्जाम में वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये देख लिए हम लोगों ने कि शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो ड्रेवर के अनुसार क्या है और किन चीज़ों पे ये बल देता है। इसके अलावा जो शिक्षा का वैज्ञानिक आधार है वो इस बात पर बल देता है कि शिक्षा का जो स्वरूप है वो शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन और अनुभव से संबंधित होना चाहिए। मतलब जो कुछ भी वो पढ़ रहा है, वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो उसके एक्चुअल जीवन में होना चाहिए, या उसे वो उसके अनुभव से वो चीज़ संबंधित होना चाहिए। फील उसे आना चाहिए कि हाँ, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे वास्तविक लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है, हम इसे लागू कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर जो है वो शिक्षा का सामाजिक आधार है। तो शिक्षा का जो सामाजिक आधार है इसमें ड्यूई ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार के साथ साथ सामाजिक आधार पर भी बल दिया है। मतलब शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधार तो इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ सामाजिक आधार पर होना चाहिए। उनके शब्दों में शिक्षा मनोवैज्ञानिक आधार को दृष्टि में रखते हुए अवश्य प्रारंभ करनी चाहिए। मतलब शिक्षा को मनोवैज्ञानिक के आधार पर ही प्रारंभ होनी चाहिए, परंतु बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं, ठीक है, जो उसका पर्सनल, हर व्यक्ति की अलग अलग, हर बालक की अलग अलग क्षमता होगी, तो उसका जो व्यक्तिगत क्षमता है, उसकी जो व्यक्तिगत रुचि है, किसी को मैथ्स में रुचि हो सकती है, साइंस में रुचि हो सकती है, हर किसी का अलग अलग रुचि है, उसका आदत जो है, इन सबको महत्व देते हुए वे समाज के हित में उसको विकसित करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि उसका रुचि जो है वो कुछ गलत काम में है तो उसकी रुचि के अनुसार हम उसको विकसित कर दें, ऐसा नहीं है। तो कैसे होना चाहिए कि उसका जो रुचि है वो समाज के हित में विकसित करना चाहिए। ये है शिक्षा का सामाजिक आधार।
तो इस तरीके से शिक्षा के 4 महत्वपूर्ण आधार हैं और हम लोगों ने चारों को देख लिया। अब इसमें से जितने भी विद्वानों के नाम आए हैं और उनके द्वारा जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए ज़रूरी होता है, तो आप इसे याद कर लेंगे। अगला टॉपिक है हमारा शिक्षा के स्रोत। ठीक है, स्रोत का मतलब है शिक्षा हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जब एक बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले वो सीखना कहाँ से शुरू करता है? उस समय तो वो विद्यालय नहीं जाता, विद्यालय जाने से पहले ही वो बोलने के लिए या कई सारी चीज़ें सीखता है। और वो कहाँ से सीखता है? तो वो है उसका परिवार। तो परिवार जो है वो उसकी शिक्षा के स्रोत में पहला अंग है, जहाँ से वो शुरुआत में सीखना शुरू करता है। परिवार से सीखने के बाद वो पहुँचता है विद्यालय में। ठीक है, जब 3 साल का 5 साल का हो जाता है तो वो फिर विद्यालय जाता है और विद्यालय से सीखता है। तो विद्यालय उसका दूसरा स्रोत है और बालक के संतुलित विकास के लिए। ठीक है, अब विकास तो उसको बिना विद्यालय गए भी वो सीख सकता है कई चीज़ें, लेकिन उसको सर्वांगीण विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए विद्यालय बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विद्यालय में वो जाके शिक्षा ग्रहण करता है, अपने शिक्षकों से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है और वहाँ पे केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बाकी और भी चीज़ें जैसे खेलकूद हो गया, संगीत हो गया, सारी चीज़ें वो वहाँ से सीखता है। फिर वो तीसरा जो उसका स्रोत है वो है समाज। शिक्षा का तीसरा स्रोत समाज है। बालक अपने निकट के लोगों से संपर्क में आने पर उनके अनेक प्रकार की बातें सीखता है। समाज के गुण दोषों का बालक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जो कुछ भी वो समाज में देखता है, जिसके साथ वो रहता है, उससे वो सीखकर अपने जीवन में सीधा इम्प्लीमेंट करता है। तो उसको सही समाज देना या सही संगति देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सही चीज़ें सीख सके। एक अन्य स्रोत या जिसे चौथा स्रोत हम कहेंगे वो है राज्य। शिक्षा का चौथा स्रोत राज्य है। प्रत्येक राज्य शिक्षा को किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित करता है। राज्य ही बालक के लिए औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। अगर आपको औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा नहीं पता तो वो फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। अब इसका अगला टॉपिक है शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। हमें शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम इसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? तो शिक्षा जो है वो जीवन का आधार है। शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण करता है, श्रृंगार करता है। शिक्षा से ही मानव जो है वो असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जा सकता है। तो इस बात को भी अलग अलग विद्वानों ने अपना मत प्रदान किया है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने कहा है कि जिस प्रकार जीवित व्यक्ति मृतक व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। तो ये था कथन किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार, कि जिस प्रकार जो मरा हुआ जीवित व्यक्ति है वो मृत व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, अच्छा माना जाता है, उसी प्रकार से जो शिक्षित व्यक्ति है वो अशिक्षित व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। अब दूसरे हैं वो है हरलॉक, और हरलॉक के अनुसार उन्होंने कहा कि पौधों की विकास जो है वो जुताई से की जाती है और मनुष्य का विकास जो है वो शिक्षा से होता है। ठीक है, पौधों का विकास जुताई से होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा से हो सकता है। जॉन डुई के अनुसार शारीरिक जीवन के लिए जिस प्रकार से आहार और प्रजनन जरूरी है, उसी प्रकार से सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा जरूरी है। एडिसन जोसेफ के अनुसार संगमरमर के साथ जो संबंध मूर्ति कला का है, संगमरमर जो पत्थर होता है जिससे मूर्तियां बनाई जाती है, तो संगमरमर के साथ जो संबंध मूर्ति कला का है वही संबंध आत्मा के साथ शिक्षा का भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना मत दिया है कि शिक्षा संतुलित मन का विकास करती है। तो ये जो स्टेटमेंट इनका कथन है विद्वानों का, ये भी आपको पूछा जाएगा। बार बार हम इस बात को इसलिए बल दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर सवाल यहीं से बनेगा। ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा ये किनका कथन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा अगला टॉपिक है शिक्षा के प्रकार अथवा रूप। तो शिक्षा के यहाँ टोटल 4 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या है। प्रत्यक्ष शिक्षा जो है वो शिक्षक के ज्ञान, उसके आचरण और शिक्षक के शिक्षण कौशल, मतलब उसके पढ़ाने के तरीके पे निर्भर करती है। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षक जो है वो अपने ज्ञान को, आचरण को, विचार, दर्शन और व्यवहार से
किसी बालक को प्रभावित करता है। यानी कि आप इसे ऐसे समझिए कि कोई शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनके व्यक्तित्व से, उनके पर्सनालिटी से, उनके आचरण से जो उसके शिक्षार्थी होते हैं, बालक होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो प्रत्यक्ष शिक्षा है। इस प्रकार के प्रभाव से बालक जो कुछ भी सीखता है वो प्रत्यक्ष शिक्षा कहलाती है। और इस प्रकार यह शिक्षा शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होती है। जो प्रत्यक्ष शिक्षा है वो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होगी, मतलब सिखाने वाला और सीखने वाला के बीच में होता है। और इसका जो विपरीत जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे अप्रत्यक्ष शिक्षा, वो इस प्रकार से है कि अप्रत्यक्ष शिक्षा में अप्रत्यक्ष साधनों के प्रयोग से बालक को प्रभावित किया जाता है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली उसको किसी चीज से किसी साधनों से उसको प्रभावित किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा में कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, वह कुछ ना कुछ सीखता है। और इस प्रकार अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीखे जाने वाले ज्ञान अप्रत्यक्ष शिक्षा ही कहलाता है। मतलब वो डायरेक्ट किसी टीचर से या किसी से सीख नहीं रहा, वो अपने अनुभव के अनुसार अपने आसपास की चीज़ों से जो कुछ भी सीखता है वो अप्रत्यक्ष शिक्षा में आ जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं सामान्य और विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है। ये जो सामान्य शिक्षा है इसे हम लोग उदार शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। सामान्य शिक्षा वह शिक्षा होती है जो बालक को सामान्य जीवन जीने के लिए तैयारी करती है। इस शिक्षा का उद्देश्य बालक को किसी व्यवसाय या उद्योग के लिए तैयार करना नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में विषय में सामान्य ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, सामान्य मतलब आप इसे ऐसे ही याद रखेंगे, सामान्य शिक्षा मतलब सामान्य ज्ञान उसे देने की जरूरत है, उसे कोई विशिष्ट शिक्षा हम लोग नहीं दे रहे हैं, कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। इसके द्वारा बालक को सामान्य बुद्धि जो होती है उसकी विकास की जाती है, दृष्टिकोण से व्यापक होता है, जबकि और उसके व्यवहार में कुशलता लाई जाती है। इसके अलावा जो विशिष्ट शिक्षा है वो एक इसे आप इसे स्पेशल एजुकेशन कहें। जैसे कि आप इसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, टीचर ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा कर रहा है, मतलब आगे चल के वो उसी फील्ड में काम करेगा, उसी में अपना व्यवसाय करेगा। तो विशिष्ट शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा भी कहते हैं। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा होती है जो बालक को किसी कार्य विशेष या व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है। मतलब कि जैसे आपको बताया ना कि कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो वो इस पढ़ाई से अपने आप को इंजीनियरिंग के लिए तैयार कर रहा है कि आगे चल के वो इसी व्यवसाय में काम करेगा। तो इस प्रकार से जो विशिष्ट शिक्षा होती है वो जीवोपार्जन मतलब जीने की जो समस्या है, जिससे हम लोग पैसे कमाते हैं, उसकी समस्या हल करती है और भौतिक जीवन को सुखमय बनाने में उपयोगी होता है। ये जो है विशिष्ट शिक्षा वो राष्ट्र के आर्थिक उत्थान में, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आवश्यक होता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम लोग ये देख लेते हैं कि औपचारिक शिक्षा जो होती है वो स्कूलों में प्राप्त की जाती है और अनौपचारिक शिक्षा जो है वो हम अपने अनुभवों या आसपास से जो सीखते हैं वो है। तो स्कूलों में जो शिक्षा हम लोग सीखते हैं औपचारिक शिक्षा, वो पूर्ण रूपेण जो है वो नियंत्रित होता है। मतलब कि स्कूल द्वारा जो हमें पाठ्यक्रम निर्धारित करके दिया गया है और जिस समय पे वो बनाया गया है उसके समय सारणी के अनुसार हमें जाना है, और जब वो परीक्षा का होगा उस समय हमें परीक्षा देने भी जाना है। इसके विपरीत अनौपचारिक शिक्षा जो है वो इसका कोई नहीं है, जब मन तब हम लोग कहीं भी सीख सकते हैं, पूरी उम्र सीख सकते हैं। तो इन दोनों शिक्षा के बीच में, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में, क्योंकि ये जो है वो एक नियमबद्ध तरीके से हो गया और ये तो बिना नियमबद्ध तरीके से हो गया, तो इन दोनों के मेल से जो एक शिक्षा का बात आया वो है निरौपचारिक शिक्षा, जो इन दोनों के मदद से काम करता है, बीच में काम करता है। तो आपको पता है कि शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा वो नियंत्रणकारी है, तो इसीलिए जो निरौपचारिक शिक्षा है उसमें नियंत्रण के साथ साथ अनियंत्रण भी है। जैसा औपचारिक नियंत्रण है, अनौपचारिक अनियंत्रण है, तो इन दोनों के मिला के जैसे निरौपचारिक शिक्षा है उसमें नियंत्रण के साथ साथ अनियंत्रण भी है। मतलब यहाँ पर जो पाठ्यक्रम और परीक्षा जैसे विषयों पर नियंत्रण नहीं होता है, मतलब पाठ्यक्रम पर कोई नियंत्रण नहीं है, परीक्षा के विषय पे कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसे जो है वो व्यक्ति के समय के सुविधा अनुसार रखा जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या क्या है वो देख लेते हैं। अब कोई जैसे कि आप ट्यूशन क्लासेस को समझ सकते हैं। अगर कोई बच्चा अपने
अगर शाम को वो कंफर्टेबल हो रहा है कि हम शाम को पढ़ सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो शिक्षा उसको शाम को पढ़ाया जाएगा। तो अपने सुविधा के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है उसे आप कहिएगा कि निरौपचारिक शिक्षा है। ये जो शिक्षा है वो सीखने का सभी क्षेत्रों में अवसर प्रदान करता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस शिक्षा के उद्देश्य से ज्ञान वृद्धि के साथ साथ कौशल वृद्धि भी होता है। इसका कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी आप सीख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये आपके स्वेच्छा भाव का प्रमुख होता है, मतलब आप जब चाहें तब आप सीख सकते हैं, आपके समय के अनुसार होगा, कोई पाठ्यक्रम की पाबंदी नहीं रहती है। तो इस तरीके से जो निरौपचारिक शिक्षा होता है वो हम लोग देख लिए। इसके अलावा शिक्षा का क्या कार्य है, तो शिक्षा के 3 कार्य होते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। और इन सारे टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं और ये लास्ट टॉपिक होगा इसका, फिर इसके साथ ही हम लोग उसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।